सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज एथनोसेंट्रिज्म वर्सेस कल्चरल रिलेटिविज्म। एथनोसेंट्रिज्म क्या होता है कि जब हम केवल ये मानते हैं कि हमारा कल्चर, हमारे वैल्यूज, हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारा नॉर्म दुनिया में सबसे अच्छा है और हमको छोड़कर बाकी दूसरों का वैल्यू सिस्टम, कल्चर, बिलीफ, नॉर्म्स वो क्या है, दूसरे दर्जे के, दोयम दर्जे के हैं, तब ऐसी थिंकिंग को हम कहते हैं दैट इज नोन एज एथनोसेंट्रिज्म। ठीक है, नंबर एक। दूसरा है कल्चरल रिलेटिविज्म। क्या है कल्चरल रिलेटिविज्म का मतलब ये होता है कि सभी कल्चर्स, जितने भी कल्चर है, चाहे वो ट्राइबल कल्चर है, चाहे वो इंडस्ट्रियल कल्चर है, चाहे वो वेस्टर्न कल्चर है, चाहे वो इंडियन कल्चर है, हर कल्चर जो है अपने आप में पूरी तरह से संपूर्ण है, पूरी तरह से कैसा है, कंप्लीट है। और कोई भी कल्चर बड़ा या छोटा नहीं होता, क्योंकि कल्चर इज द मैन मेड पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट इज नोन एज कल्चर। कल्चर क्या चीज है, मनुष्यों ने जिस चीज का विकास किया अपने सर्वाइवल के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, कल्चर। अब अरेबियन पेनिनसुला में जो कल्चर डेवलप हुआ, वहां के लोगों को सर्वाइवल के लिए जो जो चीजों की जरूरत महसूस हुई उन्होंने अपने कल्चर में अडॉप्ट कर दिया, नंबर एक। नंबर दो, इस एडॉप्टेशन की वजह से क्या वो सोसाइटी आज तक सर्वाइव कर रही है, वो अच्छी तरह से सर्वाइव कर रही है, उसकी संख्या बढ़ रही है, हाँ बढ़ रही है। इसका मतलब वो जो कल्चर के जो उनके सेट, जो वैल्यू, जो नॉर्म्स, जो रूल्स थे, वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हुए। इसी तरह से इंडियन सबकॉन्टिनेंट में अगर इंडिया के केस में देखें, इंडियन कल्चर आज से है कि बहुत हजारों सालों से है, हजारों सालों से। और इस कल्चर में जो नॉर्म्स, वैल्यू, बिलीफ सिस्टम है, उनकी वजह से क्या इस सोसाइटी, ये सोसाइटी का स्ट्रक्चर एज इट इज बना हुआ है, मतलब स्टेबल सोसाइटी है कि अनस्टेबल है, यहाँ एनार्ची फैल गई है, स्टेबल सोसाइटी है। इसका मतलब इंडियन कंटेक्स्ट में देखें तो इंडियन कल्चर भी एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई कमी नहीं है। वेस्टर्न कल्चर की बात करते हैं, वेस्टर्न कल्चर की बात करते हैं तो वेस्टर्न कल्चर में जब हम जाते हैं तो वहां पर अगर जाएंगे तो वेस्टर्न कल्चर में फिर देखेंगे वेस्टर्न सोसाइटी कैसी है, वो भी हजारों सालों से और पूरी तरह से कैसी सोसाइटी है, स्टेबल सोसाइटी है। और कैसी है, डोमिनेंट है कि बिखर रही है वो सोसाइटी, डोमिनेंट सोसाइटी है। अगर देखें तो वर्ल्ड स्टेज पे तो देखें कैसी सोसाइटी है, डोमिनेंट सोसाइटी। उनका HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। नॉर्मली जो भारत के गांवों में बात होती है तो कहते हैं अरे पश्चिमी सभ्यता एकदम बेकार है। अगर वो सभ्यता या संस्कृति उनकी बेकार है, ये एथनोसेंट्रिक व्यू हो गया। कैसा व्यू हो गया, भारतीय संस्कृति सबसे महान है, ये कैसा व्यू है, एथनोसेंट्रिक व्यू है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं किसने, वेस्टर्न कल्चर की बात करते हैं, तो अगर उनकी कल्चर और उनकी संस्कृति और सभ्यता खराब होती तो क्यों पूरी दुनिया पे रूल कर रहे होंगे, उनका हैप्पीनेस इंडेक्स सबसे ऊपर कैसे है, उनका HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे आगे कैसे होती है, इनकी पर कैपिटा इनकम आगे कैसे, और सबसे अच्छी बात क्या है, हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो हैप्पीनेस इंडेक्स में भी कैसे है वो आगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे जजमेंट में क्या हो गई, फॉल्ट आ गई है। तो उनका कल्चर जो उनके कंटेक्स्ट में कैसा है, पूरी तरह से कंप्लीट है। कहने का मतलब है कल्चरल रिलेटिव्स हमारी आंखें खोलता है, क्योंकि हम एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट हैं और एंथ्रोपोलॉजी अलग अलग तरह की सोसाइटीज का अध्ययन करती है। और इतने सारे अध्ययन करने के बाद हमें ये समझ में आया कि सभी सोसाइटी और सभी कल्चर अपने आप में संपूर्ण है, कोई कल्चर किसी से छोटा या बड़ा नहीं होता। क्योंकि कल्चर अगर वो डेवलप किया गया और वो सक्सेसफुल है, किस लिए, जिस पर्टिकुलर ग्रुप ने वो कल्चर डेवलप किया है, अगर उस ग्रुप पे सक्सेसफुल है, उसको सर्वाइवल आज तक हो रहा है और अच्छी तरह से सर्वाइवल हो रहा है, तो कल्चर किसी दूसरे कल्चर से छोटा बड़ा नहीं है। समझ में आ गया। तो एथनोसेंट्रिक व्यू मतलब जो आम लोगों का व्यू है, वो हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म वाला जो भारत में चल रहा है इस वक्त, वो वाला व्यू कैसा व्यू हो गया, एथनोसेंट्रिक व्यू हो गया। ठीक है, या वेस्टर्न पाश्चात्य सभ्यता और प्राचीन सभ्यता, भारत की सभ्यता, ये कैसे व्यू है, एथनोसेंट्रिक व्यू है। और जब हम न्यूट्रलिटी में पहुंच जाते हैं तो कहां पे पहुंच गए, कल्चरल रिलेटिव्स। क्लियर हो गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसीलिए इस पे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं इस सेक्शन से, तो लिख लीजिए। नॉन वेस्टर्न कल्चर आर इधर बारबेरिक और सेवेज। सेवेजरी हम लोग बात करते हैं, सेवेजरी, बारबरिज्म और फिर लास्ट में आता है सिविलाइजेशन। वेस्टर्न वर्ल्ड क्या मानता है कि सेवेजरी, बारबरिज्म और सिविलाइजेशन। वेस्टर्न वर्ल्ड कहता है पूरी दुनिया में हम ही सिविलाइज्ड है, बाकी सब लोग किसमें है, या तो बारबरिक स्टेज में या वो सेवेजरी की स्टेज में। सेवेजरी क्या है कि दुनिया भर की चीजें जो है ढूंढ कर खाना, हंटिंग करना, हंटर और गैदरर, जिसको कहते हैं ट्राइबल सोसाइटी करती है, वो सेवेजरी स्टेज में
और बार्बरिज्म मतलब जैसे कि खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन बिता रहे हैं, उसको किस स्टेज में डाल देंगे, बार्बरिज्म में। सिविलाइज स्टेज कौन सी है, दैट इज वेस्टर्न सोसाइटी, ऐसा उनका मानना है। और वेस्टर्न कंट्रीज में जैसे कि हम बात करते हैं, एथनोसेंट्रिक व्यू बहुत खराब माना जाता है। और एथनोसेंट्रिक व्यू क्यों खराब माना जाता है, फिलहाल के लिए अभी हम लोग सीखेंगे कि जैसे कि अमेरिका में निग्रो के साथ किया जाने वाला व्यवहार अभी तक, ठीक है, तो वहां पर जो ब्लैक्स को ज्यादा खराब माना जाता है, उनको क्रिमिनल्स की कैटेगरी में रखा जाता है। देखिए अमेरिका में चार तरह के जाति, अमेरिका मिक्सचर है, इट्स अ मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर। अमेरिका में व्हाइट है, अमेरिकन, ठीक है, कल्चरली सुपीरियर जो अपने आप को मानते हैं। दूसरा वहां पे येलो है, येलो कहते हैं चाइनीज को। तीसरा वहां पे ब्राउन है, ब्राउन में आते हैं इंडियंस। और चौथा वहां पे ब्लैक है, ब्लैक में आ जाएंगे अफ्रीकन्स। तो वहां पे इज्जत जो सबसे ज्यादा है, व्हाइट की इज्जत उतनी नहीं जितनी इज्जत ब्राउन की है, ब्राउन की इज्जत ज्यादा है नहीं, एथनोसेंट्रिक इज्जत का मतलब है ऑफिस में, ब्राउन जो है इज्जत ऑफिस में उनकी ज्यादा है। भाई ब्राउन जो है, इंडियंस जो है बहुत कमाल का कर रहे हैं। गूगल का सीईओ कौन है, ब्राउन ही तो है। एडोब का सीईओ वो भी ब्राउन है, ठीक है। आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ नहीं है, और कई सारी कंपनीज के सीईओ तो है, सब सारे के सारे इंडियंस हैं, ठीक है। सत्या नडेला, दैट इज ऑल्सो ब्राउन, ठीक है। सारे के सारे ब्राउन जो है, और आज बड़ी मेहनत से काम करते हैं, पैसे कम लेते हैं, मेहनत से काम करते हैं और ईमानदार होते हैं। ये इंडियंस की वहां पे पहचान है, ठीक है, और हेल्पफुल होते हैं। ये हमारे कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, तो हम वहां तक लेके गए हैं, ठीक है। और येलो की भी इज्जत है थोड़ी बहुत। हमारे बाद आते हैं येलो, हम दोनों से ऊपर आते हैं व्हाइट। और जो सबसे दलित वर्ग आता है वो होता है ब्लैक। इनको अल्कोहलिक माना जाता है, इनको ड्रग एडिक्ट माना जाता है, इनको वुमनाइजर माना जाता है, जितने भी प्रकार के, और ये इलिटरेट सोसाइटी मानी जाती है वहां के वेस्टर्न कल्चर के कॉन्सेप्ट में। तो वहां पर जो है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो बेसिकली व्हाइट और ब्लैक के बीच में चल रहा है। और इसमें सारा का सारा व्यू आज से नहीं चल रहा है, ये कब से चल रहा है, अब्राहम लिंकन के जमाने, जो आदमी दास था किसी जमाने में, दास प्रथा के तौर पे ये लोग पहुंचे थे, वो आज की तारीख में वहां के प्रेसिडेंट बन रहे हैं, बराक ओबामा, ठीक है। तो बड़ा ही शिफ्ट आया सोसाइटी में। तो अभी भी वहां के बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ये लोगों के अंदर पढ़ने लिखने की क्षमता नहीं है, और ये लोग केवल कैसे हैं, बार्बेरिक हैं या सैवेज टाइप के लोग हैं, और इनमें कभी भी किसी तरह के कल्चरल प्रैक्टिसेस का विकास नहीं हो रहा है। कैसा व्यू है, एथनोसेंट्रिक व्यू। और जब भी एथनोसेंट्रिक व्यू होगा, जब भी किसी सोसाइटी का व्यू एथनोसेंट्रिक हो जाएगा, तो उसके साथ वाली सोसाइटी के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा। एंथ्रोपोलॉजी क्या हेल्प करती है, एंथ्रोपोलॉजी एथनोसेंट्रिक व्यू को हटा देती है और वहां पर लेकर आती है कल्चरल रिलेटिविज्म, जिसकी सहायता से अगर लोगों को यह समझाया जा सके कि उनका कल्चर अपनी जगह सही है और दूसरे के कल्चर और रहने का तरीका, वे ऑफ लाइफ अपनी जगह सही है, तो ऐसी स्थिति में सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाते हैं और सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट समाप्त हो जाता है। एक बार सवाल आया था, वर्ल्ड पीस के लिए कल्चरल रिलेटिव्स किस तरह हेल्प कर सकता है। तो अगर सारे के सारे वर्ल्ड में लोगों के बीच में यही सभ्यता आ गई कि सभी लोग मानव जाति होमो सेपियंस के सदस्य हैं और कोई भी सुपीरियर या इंफीरियर नहीं। आप तकनीकी रूप से अप या डाउन हो सकते हैं, लेकिन कल्चरली सभी लोग एक समान पायदान पर आकर खड़े हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो समाप्त हो जाए। एक एग्जांपल एक और कॉन्फ्लिक्ट का देते हैं, एथनोसेंट्रिक व्यू का दे दे। डर लगता है बताने में ज्यादा एग्जांपल, तो बच्चे बोर हो जाएंगे। एक और एग्जांपल एथनोसेंट्रिक व्यू का, जैसे कि पाकिस्तान का बंटवारा एथनोसेंट्रिज्म का बहुत बड़ा एग्जांपल है। पाकिस्तान जब बना था तो पाकिस्तान किस हिस्से में था, दो हिस्सों में था, एक वेस्टर्न पाकिस्तान और दूसरा, ये लिखिएगा अपने आंसर में, याद कर लीजिएगा। एक पाकिस्तान कौन सा है, वेस्टर्न पाकिस्तान, इसको नोट कर लो, कहीं अलग से नोट कर लेना एग्जांपल के तौर पर। रिलेशन बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट इन अमेरिका, एक ये लिखिए, बाद में इसको हम लोग यूज करेंगे। पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान, चाइना एंड यूगर मुस्लिम्स सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण है। नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज इन अरब कंट्रीज, हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट इन इंडियन पेनिनसुला। ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो हैं एथनोसेंट्रिक व्यू की वजह से पैदा हुए, ठीक है। यूगर मुस्लिम के साथ चाइना की जाति आपको पता है, ठीक है, कि उनको नमाज नहीं पढ़ने देते हैं और बहुत सारी दिक्कतें, ये पता है कि नहीं, यूगर मुसलमान। अगर नहीं पता तो बाद में जब आएगा तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आज फिलहाल हम लोग बात करते हैं किसकी, पाकिस्तान का बंटवारा। पूरा का पूरा हम लोग बात करते हैं कि हम धर्म के आधार पर
क्या कोई देश एक रह सकता है? जैसे कि भारत में सारे मुसलमान निकाल दिए जाते हैं, निकाल दिए जाएं या सारे के सारे मुसलमान आज की तारीख में हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो जाएं, तो जो समस्याएं चल रही हैं हमारी जो देश में, हमारे देश में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में, क्या वो समाप्त हो जाएंगी? तो ध्यान दीजिए, एक देश बना था जिसका नाम ही था पाकिस्तान, और पूरे के पूरे देश में जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी वो कौन सी थी? मुसलमान। ठीक है, इसके दो हिस्से थे, एक इंडिया के किस साइड में रहता था? ईस्टर्न साइड में था, दूसरा किधर किधर था? वेस्टर्न साइड में था। ठीक है, दो हिस्से थे, वेस्टर्न साइड में और एक ईस्टर्न साइड में था। जो वेस्टर्न साइड की पॉपुलेशन है, जो वेस्टर्न साइड के मुसलमान पंजाबी मुसलमान थे, उसके ऊपर आता है अफगानिस्तान। वो अपने आप को पठानों का वंशज मानते हैं, पठान मानते हैं, और पठान जो है सुपीरियर क्वालिटी के मुसलमान अपने आप को मानते हैं कि हमारी जो रेस है या हमारा जो जाति है और हमारे जो जीन्स है वो देर आर बेटर देन दीज मुस्लिम्स, दीज आर कन्वर्टेड मुस्लिम्स एंड सो ऑन, और हम जो है असली मुसलमान हैं। इसी वजह से इनके दोनों के बीच में क्या है? रिफ्ट थी, दरार थी। और जब यहाँ पर तूफान आया था, भोला नाम का तूफान आया था, तो इनका जो इनके साथ जो बिहेवियर था कभी अच्छा नहीं रहा यहाँ की पॉपुलेशन के साथ। फिर एक तूफान भी आया, उसमें इन्होंने इनकी हेल्प नहीं की, और यहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान वो भारी मतों से जीत गए। वेस्टर्न पाकिस्तान की गवर्नमेंट को क्या चाहिए था भाई? पाकिस्तान के एक हिस्से में, एक प्रांत में एक नई गवर्नमेंट आ गई जो वहीं के लोगों के द्वारा, उसी एथनिसिटी के लोगों के द्वारा बनाई गई थी। दोनों ध्यान दीजिए, धर्म कैसा है? सेम धर्म है, लेकिन इनका व्यू था कि वी आर कल्चरली एंड मॉरली एंड जेनेटिकली सुपीरियर रेस देन दीज मुस्लिम। दीज मुस्लिम आर इंफीरियर टू अस। औरतें साड़ी पहनती हैं, बिंदी लगाती हैं हिंदुओं की तरह, तो ये आधे हिंदू ही हैं, जबकि इस पूरी तरह से क्या पालन करते हैं? इस्लाम का पालन करते हैं। देखो एथनोसेंट्रिज्म कितनी बड़ी समस्या ला रहा है। ठीक है, और जब शेख मुजीबुर रहमान जीत कर आए तो ऐसी स्थिति में जो है इन लोगों ने इस गवर्नमेंट को नल एंड वाइड कर दिया कि ये गवर्नमेंट, ये चुनाव माने नहीं जाएंगे, यहां पर विरोध होगा, विद्रोह हो गया, आर्मी भेज दी गई वेस्टर्न पाकिस्तान से, और उस आर्मी ने वहां के विद्रोह को, वो विद्रोह में नहीं था, एक तरह जनाक्रोश था, आंदोलन था, आंदोलन को कुचल दिया। लोग, हजारों की संख्या में लोग मारे गए, लाखों की संख्या में महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। किस लिए बलात्कार कर रहा है? एक मुसलमान दूसरी मुसलमान स्त्री के साथ बलात्कार कर रहा है, किस वजह से? कैसा व्यू है उसका? एथनोसेंट्रिक व्यू है। और जब मैंने कहा जब भी आपका व्यू एथनोसेंट्रिक हो जाएगा तो आपके बीच में क्या है? कॉन्फ्लिक्ट आ जाएंगे। फिर उसके बाद की बात आपको आगे पता है कि ये सारे के सारे लोग भागकर इंडिया में आने लगे, इंडिया में सर्ज होने लगा, और 72 की लड़ाई में जो है फिर जो है पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए गए। अगर ये दोनों कल्चरली या इनका व्यू एथनोसेंट्रिक ना होता, कल्चरली रिलेटिविस्टिक होता, ये उर्दू और पंजाबी बोलने वाले लोग हैं और ये बंगाली बोलने वाले लोग हैं, तो लैंग्वेज दोनों की अलग थी और इनका पहनावा कैसा था? अलग था। लेकिन अगर जिस ये बंगाली कल्चर में डेवलप हुए मुसलमान थे, अगर इन मुसलमानों को ये पता होता कि कल्चर रिलेटेड उस पोजीशन में, उस जगह पर इसी प्रकार का कल्चर डेवलप हो सकता था, तो जाहिर सी बात है ये समस्या नहीं आती। ठीक है, देश का विभाजन हो गया कल्चर इथनोसेंट्रिक व्यू के कारण। यही सारी चीजें हम देखते हैं ब्लैक और व्हाइट की पॉपुलेशन में हो रही है। यही चीजें यूगर मुस्लिम्स के बारे में हो रही है, शायद कुछ बच्चे जानते हो, वो चाइना में हो रही है। तो जब कभी भी, या यही चीज कभी कभी किसी जमाने में एक आदमी था और बहुत ही बड़ा एथनोसेंट्रिक था, उसका नाम था एडोल्फ हिटलर। और जब इस एथनोसेंट्रिक व्यू की वजह से एडोल्फ हिटलर ने नाजियों को दुनिया की सबसे अच्छी प्रजाति माना, रेस माना, तो उसकी वजह से युद्ध हो गया, दैट इज वर्ल्ड वार, तो करोड़ों की संख्या में लोग मारे गए। जब कभी भी आपके मन में एथनोसेंट्रिक व्यू आएगा, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया सब लोग? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? तो ये इसीलिए इसको पूछा बहुत जाता है एंथ्रोपोलॉजी में। आगे लिखिए। तो कोई चीज सही है और कोई चीज गलत है, मॉरली या कल्चरली, हम कितना भी कह लें कि हमारा व्यू कल्चरल रिलेटिव्स का होना चाहिए, लेकिन ये हो नहीं सकता। हमें कुछ चीजें बड़ी ही अटपटी लगेंगी मानव होने के कारण, मनुष्य होने के कारण हमें कई सारी चीजें अटपटी सी लगती। जैसे कि एक चीज है कि फॉर्मेशन ऑफ फैमिली, फैमिली कैसे बनाई जाए। तो माता और पिता एक ही होने चाहिए किसी एक विवाह संबंध में, एक पुरुष और एक स्त्री होने चाहिए, मोनोगैमस मैरिज, जैसा कि भारत में होता है। और जब बात होती है पॉलीगैमस मैरिज की, तो हमें थोड़ा सा बात अटपटी सी लगती है। ठीक है, पॉलीगैमी हमें थोड़ा सा अटपटा लगता है, मोनोगैमस की जगह पॉलीगैमस में, और वो भी क्लोज रिलेशन में।
मैरिज अपने कजन ब्रदर से, कजन सिस्टर से अगर मैरिज की बात करें तो वो बात और भी ज्यादा दिक्कत करने वाली होती। और किसी भी तरह से यहाँ पे क्लास में बैठे हुए लगभग सभी लोग मुझसे सहमत हो गए कि यह बात हम लोगों के गले के नीचे नहीं उतरती कि भाई या बहन के साथ विवाह कैसे हो सकता है या उनके साथ संबंध कैसे स्थापित हो सकते हैं। फिर एक और बात, लड़कियों से मेरा सवाल है और एकदम न्यूट्रल होकर स्टूडेंट होकर जवाब दीजिएगा, कोई स्त्री ये क्या बर्दाश्त कर सकती है कि उसका पति एक नई पत्नी लेकर आ जाए? है मैं आपको उस जगह पे नहीं रख रहा हूं, लेकिन आप एक स्त्री होने के तरह से न्यूट्रल, पुरुष तो कह देंगे हाँ ठीक है इनका तो भरोसा नहीं। स्त्रियां जो हैं, लड़कियां जो हैं, वो बताएं कि ये सही बात है कि आप जो है कभी ऐसा सोच सकती है कि कोई महिला जो है वो इस चीज को बर्दाश्त कर सकती है कि उसका पति हर दूसरे तीसरे महीने एक नई पत्नी लेकर चला है? नहीं नहीं सोच सकते। लेकिन अफ्रीका में ठीक है, अफ्रीका में महिलाएं जो है, जब विवाह होता है, पहली स्त्री जब घर में आती है तो विवाह के तुरंत बाद वो अपने पति पर दबाव डालना शुरू कर देती कि जल्दी से दूसरा विवाह करो। तो पति को मजबूरी में दूसरा विवाह करना पड़ता है, मजबूरी में। सुनिए तो, आप अजीब लगा ना सुनकर, एंथ्रोपोलॉजी झटकों से भरी हुई है। अब बताइए कोई स्त्री क्यों दबाव डालेगी अपने पति पे, खासकर तब जब वो गर्भवती होती है। गर्भवती होती है, जैसे प्रेगनेंसी होगी तो वो अपने पति पर एकदम उसके पीछे पड़ जाएगी कि विवाह हर हालत में करना पड़ेगा काम करने। और जैसे ही दूसरी स्त्री आएगी वो भी अब उसी पति पर दबाव डालना शुरू करेगी कि ये जो है ठीक नहीं, हम 2 ही बहनें हैं घर में, सूना सूना सा लगता है, 4 बहनें और होनी चाहिए। लड़के कितने खुश हो रहे हैं सुन के हमारी क्लास के। ठीक है, अभी आगे की कहानी सुनो, आंखों से आंसू निकलेंगे। ठीक है, तो वो जो है 4 बहनें 3 से 4 हो जाती हैं, 4 से 5, 5 से 8 से 12 स्त्रियां, और किसी किसी में 16, 20, 22 स्त्रियां तक लाती हैं। और जब भी नई दुल्हन घर में आती तो सबसे ज्यादा खुश जो है पुरानी दुल्हनें होती हैं। ऐसा समाज कैसे होता है? और लड़ाई जानते हो किस बात पे कंपटीशन होता है? कि हमारे पति जो ये घर है इसमें केवल 8 महिलाएं हैं, और जो दूसरा जो घर है बगल वाला उनके यहाँ 12 है। तो तुम किस काम के हो, तुम 8 से 12 नहीं कर पा रहे हो। इवन वो महिलाएं दिन रात काम करती हैं, जो उसकी पत्नियां हैं वो दिन रात काम करके पैसे इकट्ठा करती ताकि अपने पति की नई शादी करवा सके। ये देखो ये कैसा कल्चर है। अब बताओ ये गले से नीचे उतरेगा? कभी सोच ही नहीं सकते। हम लोग तो सीताराम वाले कल्चर के हैं कि सीता जी जब नहीं थी, और ये हमारे कल्चर, इसको कहते हैं इनकल्चरेशन। बचपन से हमें कहानियां सुनाई गई कि सीता माता जब चली गई थी, वन में चली गई थी, तो एक यज्ञ करना था, शायद अश्वमेध यज्ञ था। तो राम जी से हुआ कि बिना पत्नी के तो विवाह हो नहीं सकता, वो यज्ञ हो नहीं सकता। तो शायद ये बात उठी कि इनको दूसरा विवाह करना पड़ेगा यज्ञ के लिए। तो उन्होंने एक मूर्ति रखकर विवाह यज्ञ की रस्में संपन्न करी। तो बेसिकली हमारे अंदर तो राम और सीता का इनकल्चरेशन है कि एक ही पत्नी जो है वही हमारे आदर्श है। हम लोग कहते हैं कि भारत में आदर्श क्या है? द्रौपदी और पांडव हमारे आदर्श नहीं है। हमारे आदर्श कौन है? राम और सीता हमारे आदर्श हैं। ये वाले आदर्श के लोगों के लिए ऐसी कहानी सुना दो तो एकदम तो दिक्कत ही आ जाएगी। और सोचो पत्नी, जो पुरानी पत्नी, वो क्या काम कर रही है? वो नया विवाह के लिए तैयारी करा रही है। तो इसके पीछे क्या रीजन है कि जितनी पत्नियां होती हैं, जब वो एक साथ आकर मिलती है, 5 औरतें एक साथ एक घर में, तो उस एरिया में वो इकोनॉमिक एक्टिविटी करती है। कोई बर्तन बेचने का काम कर रही है, कोई जो है सब्जियां बेच रही है, ठीक है, कोई खेती बाड़ी का में हेल्प कर रही, कोई मार्केट में कोई काम कर रही। तो सारे लोग थोड़ा थोड़ा, पति भी काम कर रहा है, तो सब लोग 100-100 रुपया मान लो रोज लेकर आते हैं, और सबकी कंपाउंड इनकम मिलकर हो जाती है 600-700 रुपया। और सबके बच्चे एक ही घर में खेल रहे हैं। जब एक ही घर में खेले तो एक स्त्री घर में रहकर सारे बच्चों का टेक केयर कर लेती, बाकी लोग जो है बाहर जाकर कमाई करते हैं। और उनका जो हर दिन का इनकम अगर 700 रुपया, तो खर्चा उनका 200 रुपया होता है।
ऐसा फैमिली जिसमें ज्यादा से ज्यादा महिलाएं होती हैं, पत्नियां होती हैं, वो फैमिली वहां पर प्रोग्रेस कर रही होती है। और जिनके पास कम पत्नियां होती वो फैमिली धीरे धीरे क्या होती है, उस समाज में पिछड़ती चली जाती। इसलिए महिलाएं जबरदस्ती दबाव डालकर अपने पति, और हाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज है, उन घरों में झगड़े भी बहुत होते हैं और जबरदस्त झगड़े होते हैं। महिलाओं के बीच में क्या है, अपने पति का फेवर पाने के लिए क्या होगा, झगड़ा भी होगा, लेकिन वो झगड़े को लोग हंसी हंसी फिर भुला भी देते हैं, क्योंकि हमारा कॉमन ग्रोथ हो रहा है। अब बताओ ये भारत में हो सकता है? नहीं हो सकता, सोचा भी नहीं। तो ये क्या है, अगर इसको एथनोसेंट्रिक व्यू से सोचोगे तो एकदम परेशान हो जाएगा। लेकिन कल्चरल रिलेटिव से जैसे इसके पीछे का रीजन हमने समझ में आया, तो हमें ये थोड़ा थोड़ा चीज समझ में आया। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है, और इस चीज को जब वो आप कहते हैं कि मोनोगैमी को, जब उन लोगों से एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कहा कि मोनोगैमी क्यों नहीं करते आप लोग, मोनोगैमी मतलब सिंगल विवाह, तो एक तो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आई, दूसरी है कि जब उनमें से कोई भी स्त्री गर्भवती होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो अपने पति का घर छोड़कर चली जाती है 2 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए, नियम है समाज का। प्रेग्नेंट होने के बाद पत्नी जो है वो पत्नी घर छोड़कर चली जाएगी, बच्चे को पैदा करेगी कहीं दूर अपने मायके में। बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, 2-3 साल का हो जाएगा, तब उसको लेकर वो वापस आती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि उसके पीछे रीजन दिया जाता है कि जो मोनोगैमस कपल है, अगर उसमें महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो ऐसी स्थिति में लोगों के बीच में अगर इंटरकोर्स होता है तो बच्चे के लिए वो अच्छी बात नहीं है। तो वो लोग बड़ा आश्चर्यचकित होते हैं कि आप लोग मोनोगैमस कैसे हैं। उनका एथनोसेंट्रिक व्यू क्या है कि आप लोग मोनोगैमस क्या है कि अगर महिला में प्रेगनेंसी स्टेब्लिश हो गई है तो आप इतने लंबे समय तक, यदि बच्चा अभी पैदा हो गया, बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद आप इंटरकोर्स करना शुरू कर देते हैं, तो ये तो गायनोकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ये बात सही नहीं है। तो उनको मोनोगैमस मैरिज अटपटी सी लगती है और हमें पॉलीगैमस मैरिज अटपटी सी लगती है। हर एक का अपने व्यू है और उनको वो वैलिड समझाते हैं। तो जाहिर सी बात है सबके कल्चर अपनी अपनी जगह पर कैसे हैं, बिल्कुल परफेक्ट हैं, क्योंकि उन कल्चर में क्या उन फैमिलीज की ग्रोथ हो रही है उन रूल्स को मानने से। अगर ग्रोथ हो रही तो इट्स गुड, वेल एंड गुड। तो सभी कल्चर अपनी अपनी जगह पर सही है और इसी व्यू को हम कहते हैं कल्चरल रिलेटिविज्म। क्लियर हो गया भाई सब लोगों को? लिख लीजिए। तो हमारे जो जजमेंट होता है, जजमेंट वो किस पे डिपेंड करता है, हमारे किस पर, एक्सपीरियंस पर। और हर आदमी का एक्सपीरियंस कैसा होता है, डिफरेंट होता है, क्योंकि सबका इनकल्चरेशन कैसा है, डिफरेंट। इनकल्चरेशन क्या चीज होता है हम लोगों ने बात कर रखी है, इसीलिए पहले हम लोग बात कर चुके हैं। इनकल्चरेशन क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है उसी दिन से उसको अपने कल्चर के बारे में जानकारी डायरेक्टली इनडायरेक्टली देना शुरू करता है। और हम अपना नया कल्चर, जैसे घर में कोई बुजुर्ग आ जाते तो उसका पैर छूना, ये हम कैसे देखते हैं, हमारे माता पिता किया करते थे, हमें सिखाते थे। तो बाई इमिटेशन यानी कि नकल उतार कर, या बाई लर्निंग, दूसरी तो बाई लर्निंग और बाई इमिटेशन हम अपना कल्चर सीखते हैं। ठीक है, अगर हम अपना कल्चर ज्यादा अच्छी तरह से सीखेंगे तो उसका फायदा क्या होगा, कल्चर किसके लिए होता है, सर्वाइवल के लिए। तो हमारा सर्वाइवल हमारी सोसाइटी में पहले से ज्यादा आसान होगा। अब बताइए, एक पर्टिकुलर इंडिया है, इंडिया में अलग अलग तरह के कल्चर्स हैं, हिंदू कल्चर है, मुस्लिम कल्चर है, साउथ इंडियन है, नॉर्थ इंडियन है, सबका इनकल्चरेशन अलग अलग हो गया। ठीक है, तो सबके एक्सपीरियंसेस कैसे होंगे, एक ही तरह की घटना हो रही है, कैसी घटना हो गई, एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई घटना क्या ले लेते, एक मान लेते कोई भी धार्मिक स्थल है। ठीक है, कोई धार्मिक स्थल है, अब उस धार्मिक स्थल का नाम नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है, चाहे कि हो सकता है मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, ये धार्मिक स्थल है। और ये धार्मिक स्थल एक अवैध भूमि पर बना हुआ है। कैसी भूमि पर है, अवैध भूमि पर बना हुआ है। तो आप इस धार्मिक स्थल को हटाना चाहिए या वहां पे रखना चाहिए, आप अपना जजमेंट बताइए। अगर आप उस कम्युनिटी विशेष से हैं जिस कम्युनिटी का वो धार्मिक स्थल है, तो आपका इनकल्चरेशन ये कहता है कि इसको हटाना नहीं चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए वो भूमि दान कर दे। लेकिन अगर आप दूसरी कम्युनिटी के, तो आप उस कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, आपका इनकल्चरेशन कैसा है, अलग है। तो जाहिर सी बात है आपका जजमेंट क्या हो, आपका एक्सपीरियंस कहता है कि नहीं नहीं, ये धार्मिक स्थल इंपॉर्टेंट नहीं है, वैधता ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस पर्टिकुलर धार्मिक स्थल को वहां से तोड़कर उस जमीन को क्या है, लिबरेट करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है एक ही समस्या है, लेकिन दो अलग अलग लोगों का व्यू अलग अलग आ रहा है। रीजन क्या है कि उनका इनकल्चरेशन क्या है, अलग अलग है। सही है, तो जजमेंट आर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस आर डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट काइंड ऑफ
इन कल्चर, मेलिनोव्स्की ने कहा था, ये बहुत बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट डाल लीजिए इसको, कोट करिएगा। दूसरी चीज, हमारा देश में, भारत में एक और खास बात है कि एक ही समस्या होती है और एक ही समस्या पे अलग अलग लोगों के विचार अलग अलग आते हैं, ठीक है। और हमारे देश में 22 भाषाएं तो है ही हैं, ठीक है, जिसको देश ने मान रखा है संविधान में, 8वीं अनुसूची में, 8th शेड्यूल में। लेकिन उसके अतिरिक्त भी हजारों की मात्रा में भाषाएं हैं। अभी हम लोगों ने लिंग्विस्टिक नहीं पढ़ी है, ठीक है। अगर आप लिंग्विस्टिक जब पढ़ेंगे तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताएं, कॉन्सेप्ट में बता दे रहा हूं लिंग्विस्टिक का। जो लैंग्वेज होती है अलग अलग तरह की, और ये बात दरअसल सिंपल सी बात है, आज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दे रहे। लैंग्वेज जो होती है, लैंग्वेज जानते हो किसको प्रभावित कर देती है? आपके किसको प्रभावित करती है? थॉट प्रोसेस को। हमारे नीचे भट्टाचार्य सर हैं, ठीक है, कभी उनसे बंगाली में बात करके देखिए, बड़े मीठा, हिंदी में बड़े मीठा बात करते हैं, बंगाली लोग हैं, ठीक है। तो बंगाली आदमी को आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि बंगाल, पश्चिम बंगाल का आदमी बड़ी मीठी जौल दे दीजिए, ऐसे बोलते हैं भट्टाचार्य सर, जरा जौल है, थोड़ा मिष्ठा खा दीजिए, क्या मिष्ठान खा दीजिए। इतनी प्यारी लैंग्वेज है बंगाली, बहुत प्यारी प्यारी लैंग्वेज। आप सोचिए कि बंगाली आदमी, भट्टाचार्य सर जैसा आदमी, ठीक है, जो बंगाली बोलता है, वो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़ा है और ललकार रहा है, और चले जाओ नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। आप सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते हैं, ठीक है। तो जैसी हमारी लैंग्वेज है, जो टोन है, वैसा ही हमारा क्या हो जाता है। और उसकी जगह आप चले जाएं दूसरी जगह, दूसरी लैंग्वेज पे चलते हैं, किधर चलते हैं? हरियाणा चलते हैं। अब हरियाणा वालों को वही इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़ा कर दो, उसको लाठी लेके, तो लगता है हाँ मार देगा। तो जो लैंग्वेज होती है वो किसको चेंज कर देती है। और इंडिया में कितनी सारी लैंग्वेज है, हजारों तरह की लैंग्वेजेस हैं, तो हजारों तरह के थॉट प्रोसेस, सेम एक्सपीरियंस के लिए थॉट प्रोसेस कैसे होंगे? हजारों अलग अलग तरह के थॉट प्रोसेस होंगे, और इसी वजह से अलग अलग तरह के क्या होंगे? जजमेंट्स होंगे, सही है ना। तो लैंग्वेज बहुत ज्यादा मात्रा में आपका थॉट प्रोसेस को, और केवल मैंने टोन पे बात किया, और भी चाहे जो वर्णावली, जो शब्द हैं, उनके आधार पर जो है लैंग्वेजेस जो है आपके थॉट प्रोसेस को अफेक्ट करती है, और उसी हिसाब से आपका जजमेंट और वर्ल्ड के लिए एक्सपीरियंस आपका बदल जाता है, सही है। देखिए, इन्यूमरेबल लैंग्वेज ऑफ मैन काइंड, तो अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस होंगे हमें, किस तरह से हमारे जो सिंबॉलिक जो कल्चर है, दैट इज अ लैंग्वेज। अगर हमारी लैंग्वेज अलग है तो हमारे एक्सपीरियंसेस भी कैसे होंगे? अलग अलग होंगे, और उस आधार पर हमारे जजमेंट्स भी कैसे होंगे? अलग अलग। और इसी वजह से एथनोसेंट्रिक व्यू, हमारे 10 लोग हैं और 10 लोगों के व्यू अलग अलग हैं, क्योंकि 10 का इनकल्चरेशन अलग है, 10 का वर्ल्ड के लिए एक्सपीरियंस, उनकी लैंग्वेज होने की वजह से, अलग होने की वजह से अलग अलग है। और फिर से वापस आते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश, अगर दोनों की लैंग्वेज सेम होती तो शायद इतनी बड़ी समस्या नहीं आती। तो धर्म कभी भी लोगों को आपस में बांध कर नहीं रख पाता, लेकिन भाषा लोगों को आपस में बांध कर रखती है। इसीलिए जब भारत में राज्यों का गठन हुआ तो धार्मिक आधार पर नहीं किया गया, किस आधार पर किया गया था? भाषाई आधार पर। भाषा इतना इंपॉर्टेंस रखती है, समझ में आ रहा है। तो भाषा के आधार पर जो पहला राज्य का पुनर्गठन किया गया, दैट वाज आंध्र प्रदेश, समझ में आ रहा है। इसीलिए महाराष्ट्र से गुजरात को काटकर अलग कर दिया गया। उत्तर प्रदेश, हालांकि ये भाषाई आधार पर नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें कल्चरली उत्तराखंड हमारे हमसे काफी ज्यादा कल्चरली और भाषाई आधार पर काफी अलग था। हालांकि उन्होंने भाषा के आधार पर हमसे अलग होने की मांग नहीं की थी, लेकिन अब उत्तराखंड जैसे हम लोग पहुंचते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, उनकी भाषा और कल्चर हमसे काफी ज्यादा अलग, सही है। तो कल्चर, धर्म एक लोगों को, जबकि उत्तराखंड के लोगों का धर्म और उत्तर प्रदेश के मुख्य आबादी का धर्म कैसा है? एक जैसा है। फिर भी उन्होंने हमसे अलग होने का, तो धर्म कभी भी लोगों को आपस में जोड़ कर नहीं रख सकता, ठीक है। अगर ऐसा होता तो अरेबियन पेनिसुला में केवल एक देश होता, उसमें कुवैत, अरब, इराक, ईरान जैसे कई सारे देश नहीं होते, क्योंकि सबका धर्म एक है, सही है ना। भाषा जो है वो मेन चीज है। हाँ बिल्कुल, इमोशन, ये जब लिंग्विस्टिक पढ़ेंगे तब हम लोग ज्यादा सही से इसको डिटेल कर पाएंगे। दरअसल क्या है, लैंग्वेज जो है सिंबॉलिक नेचर है, सिंबॉलिज्म से आता है। समझ क्या है कि हमारे इमोशन, जैसे कि एक बड़ा एक, क्योंकि हमने लिंग्विस्टिक पढ़ी नहीं है इसलिए ठीक से हम लोग उस चीज को समझ नहीं पाएंगे। एक चीज होती है जिसको कहते हैं लैंग्वेज लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म। एक
उसमें वोकेबलरी में आता है लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म। लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज इज वेरी मच कैपेबल ऑफ इन्फ्लुएंसिंग योर थॉट प्रोसेस। पहली चीज, जैसे कि दो आबादियां हैं, दो लोगों के कल्चर है, दो कम्युनिटीज है, नॉट कल्चर। एक कहां रहता है? इक्वेटर पे, ट्राइबल कम्युनिटी है, कहां रहती है? इक्वेटर पे, सूरज हमेशा 24 घंटे चमकता रहता है। दूसरी कम्युनिटी कौन सी है? दैट इज कहां पर है? नॉर्थ पोल के पास एस्किमो कम्युनिटी है। अब ये लोगों के यहाँ साल के 12 महीने सूरज चमकता रहता है, तो इनके लैंग्वेज में बर्फ के लिए कोई शब्द नहीं है। इनके पुरखों ने बर्फ नहीं देखी, तो इनके लिए, इनकी लैंग्वेज में बर्फ के लिए कोई वर्ड है ही नहीं, स्नो के लिए कोई वर्ड नहीं, जबकि इनकी लैंग्वेज में बर्फ के लिए शब्द है। अब अगर इसको बर्फ को डिफाइन करना हो अपने लोगों को, तो ये डिफाइन नहीं कर पाएगा। इसके थॉट प्रोसेस में बर्फ क्या चीज है, वो एकदम मेटेरियलाइज ही नहीं हो पाएगी। कभी कभी हमारी जबान पे शब्द अटक जाते हैं, हम चीजों को बताने की कोशिश करते हैं, हम उसको एक्सप्लेन, अरे ऐसा बस जबानी पे अभी हम बता देंगे, है कि नहीं? तो इसको कहते हैं लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म। तो अगर आपकी भाषा में वो शब्द नहीं, उस चीज की व्याख्या, उस भावना की व्याख्या करने के शब्द ही नहीं है, तो आप कभी भी उस चीज की भावना की व्याख्या कर ही नहीं सकते। और अलग अलग भाषाओं में उसी भावना की व्याख्या करने के तरीके अलग अलग हैं। तो भावनाएं तो केवल उतनी ही तरह की होती है, लेकिन एक्सपीरियंसेस, आपने बात की किसकी? भावना की। मैं बात किसकी कर रहा हूँ? वर्ल्डली एक्सपीरियंसेस की। और उन वर्ल्डली एक्सपीरियंसेस को अलग अलग भाषा में अलग अलग तरह से बताया जाता है, और उस वजह से थॉट प्रोसेसेस अलग अलग हो जाते हैं। चलिए, हमारे अंदर जो भावना भाव है कितने हैं भाई? खुश होंगे या गुस्सा होंगे या रो रहे होंगे, जो जितनी इमोजी, स्माइली कहते हैं ना, जितनी तरह की स्माइली उतने तरह के हमारे भाव हैं। लेकिन यहाँ बात भावनाओं को प्रदर्शन की नहीं हो रही, यहाँ बात है एक्सपीरियंसेस के प्रदर्शन की। और एक्सपीरियंस को हम हर आदमी अपनी भाषा में अलग अलग तरह से प्रदर्शित करेगा, और इसी वजह से लोगों का उसके प्रति जजमेंट क्या होगा उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के लिए, अलग अलग। इसीलिए कल्चर्स अलग अलग तरह से डेवलप होना चाहिए। लिख लो अब जरा, ठीक है? तो रिलेशन बिटवीन कल्चरल रिलेटिविज्म एंड ह्यूमन राइट्स। तो जब कभी भी आप कल्चरल रिलेटिविज्म की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो ह्यूमन राइट वायोलेशन होना प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक है? एग्जाम्पल जैसे कि यूगर मुस्लिम्स एंड चाइना, ह्यूमन राइट वायलेशन। और एक और एग्जांपल इसका एग्जांपल भरे पड़े हैं, दरअसल इस चीज के एग्जांपल बहुत ज्यादा है। बलूचिस्तान एंड पाकिस्तान। बलूचिस्तान में बलूच जो है, कौन सा धर्म है बलूचियों का? बलूचिस्तान पाकिस्तान की एक प्रोविंस है, और पाकिस्तान अपने आप को रेसियली सुपीरियर मानते हैं। पंजाबी जो पठान मुसलमान है, वो सारे मुसलमानों से, केवल अरब को छोड़ के बाकी सबसे अपने आप को रेसियली सुपीरियर मानता है। उसको बड़ा होके क्या बनना है? उसको अरब का पठान, वो अफगानिस्तान का पठान बनना है। और फिर जब और बड़ा हो जाएगा तो कहां कहां पहुंचना है? अरब का शेख बनना है, अरब का जो मुसलमान है। तो मुस्लिम वर्ल्ड में जो सबसे अच्छा मुस्लिम है वो कौन है? वो अरबियन कंट्रीज में है। तो खासकर पाकिस्तान में ये जो व्यू है बहुत ज्यादा विकसित है कि जो पंजाबी पठान मुसलमान है, ही इज फार बेटर देन ऑल अदर काइंड ऑफ फिरकास। चाहे वो बलूची हो, चाहे वो सिंधी हो, चाहे कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? नहीं नहीं, ये एकदम न्यूट्रल। हाँ, अच्छा, तेज में लिखा दे रहा हूँ, हम तेज लिखा दे रहे हैं, तो ठीक है, धीमा लिखा। अच्छा हाँ, वो अच्छा, हाँ ठीक ठीक ठीक, जब मुझे जीएस की क्लास होती है, अच्छा आदत वही पड़ी हुई है बाइलिंगुअल वाली। ठीक है भाई, आज से धीमा लिखवा देंगे, तो जब हो जाएगा तो हाथ खड़ा कर देना। अच्छा ठीक है, हम भी पहली बार इंग्लिश ही पढ़ा रहे हैं, नहीं तो बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं। अभी इनको मॉर्निंग में बाइलिंगुअल पढ़ाया तो था, बाइलिंगुअल ना। हाँ, तो मुझे लग रहा है बाइलिंगुअल में जो ट्यूनिंग है वो ज्यादा सही है। हाँ टाइम, अरे सर भी इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं कि बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं सर? नहीं नहीं नहीं, वो जो त्रिपाठी सर के किसी ऑप्शन में बैठा है कोई सर का ऑप्शन? अच्छा, त्रिपाठी सर से जीएस पढ़ा है आप लोगों ने? अच्छा, तो क्या करते हैं त्रिपाठी सर? तेजी से लिखा देते हैं? अच्छा, अरे तो कोई नहीं, एक इसमें ऑप्शन आता है, उसमें आप जो स्पीड को कम कर सकते हैं, तो 0.75 कर दे रहे हैं हम नॉर्मल से। यूट्यूब की तरह धीमी कर दे रहे हैं, क्या दिक्कत है? नहीं, बात सही, वैलिड बात है, क्योंकि जब हिंदी में लिखाते होंगे, अच्छा हम तेज नहीं बोल रहे हैं, हम बोल उतने ही हिसाब से बोल रहे हैं।
लेकिन रीजन क्या है, वहां पे हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलते हैं, इसलिए तुम लोग लिख लेते हो। यहाँ पर क्या उसी टोन में चल रहे हैं, तो इसी वजह से आपका छूट जा रहा है। और जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए हैं वो तो बेचारे पता नहीं उनका क्या हुआ, हाल हुआ होगा, बार बार रिपीट करके देख रहे होंगे और मुझे पता भी नहीं। चलो ठीक है, अब इसको सही कर ले रहे हैं। हाँ तो कहाँ थे भाई? हाँ बलूचिस्तान। तो बलूच जो है, बलूचों के साथ जो है, बलूचिस्तान में यही कि वहां पे ह्यूमन राइट वायलेशन बहुत कर रहे हैं। एक इस्लाम एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मार रहा है, महिलाओं से रेप एक आम बात है, बच्चे उठा के ले जाते हैं, ह्यूमन राइट वायलेशन अपने चरम पर है। ठीक है। और जब मोदी जी ने अच्छा कभी कभी होगा ना कि ये आदमी जो है एज अ टीचर ये एंटी मुस्लिम है या एंटी हिंदू, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम जो जितने भी आसपास की चीजें वो हम लोग एज अ स्टूडेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी उसको पढ़ रहे हैं एकदम न्यूट्रल होके, क्योंकि बगल में मलेशिया, वहां पे दिक्कत नहीं है, इंडोनेशिया वहां पर दिक्कत नहीं है, बांग्लादेश है, वहां पर इस तरह की दिक्कतें नहीं दिखाई पड़ती। लेकिन बांग्लादेश में सारी की सारी जो जितना भी वहां के लोग हैं सबका कल्चर कैसा है, बंगाली कल्चर है, तो वहां पर ये समस्याएं दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन जो वेस्टर्न पाकिस्तान है, यहाँ अफगानिस्तान का भी इन्फ्लुएंस मिलेगा और यहाँ बलूचिस्तान का इन्फ्लुएंस मिलेगा, सिंध का भी मिलेगा और पंजाब का। मतलब वहां है कौन, मुस्लिम है और बोलते क्या है, उर्दू की अरबी, पंजाबी बोलते हैं, प्योर सरदारों वाली पंजाबी, प्योर पंजाबी। पंजाब पहले था, सारे लोग पंजाबी बोलते थे और फिर उसको बीच से डिवाइड कर दिया गया, आधा पंजाब चला गया पाकिस्तान में, आधा हिंदुस्तान में। जो हिस्सा पंजाब में था वो सरदार नहीं थे, वो मुसलमान थे, लेकिन वो बोलते क्या थे, पंजाबी। तो पंजाबी मुसलमान जो है वो एकदम अपने आप को सबसे सुपीरियर मानता है और जितनी भी गवर्नमेंट पोजीशंस वगैरह हैं वहां पर उन्हीं का कब्जा है। अब बलूचों के साथ वहां पे दिक्कत हो रही है और बलूचों को अपने से वो क्या है, कल्चरली इंफीरियर समझते हैं। तो जाहिर सी बात है क्या है, ये कैसा व्यू है, एथनो सेंट्रिक व्यू है। और अगर ये कल्चरल रिलेटिविस्टिक व्यू होता तो वहां पर ये सारी समस्याएं ना होती। तो पकड़ में आ गया सब लोगों को। तो जहां कहीं भी एथनोसेंट्रिक व्यू होगा वहां पर इंटॉल, और यही चीज अब कहां पे डेवलप हो रही है, इंडिया में। इंडिया में भी ये चीजें डेवलप हो रही है, हालांकि इतने बड़े स्तर पर नहीं। मीडिया अगर इस चीज को रिपोर्ट करना बंद कर दे तो सारी इंटॉलरेंस और जितनी भी समस्याएं हैं वो इंडिया से अपने आप समाप्त हो जाएंगी। मतलब कि आग जो होती है, देखिए ऐसा होता है किसी समाज में जो आग लगती है वो आग हमेशा छोटी होती है, लेकिन उसका धुआं जो होता है काफी बड़ा होता है। मीडिया आग को नहीं रिपोर्ट करता, मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, धुएं को। तो या धुआं को भी इतना ज्यादा रिपोर्ट कर दिया कि लग रहा है कि आग बहुत बड़ी लगी हुई है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ लेकिन अगर ये प्रक्रिया ऐसी चलती रही तो समस्या, सोसाइटी में इंटॉलरेंस बढ़ेगा और लोगों के बीच में जो इंटॉलरेंस बढ़ेगा तो किसका नुकसान है, दोनों सोसाइटीज का नुकसान है, जो रहने वाले लोग हैं उन्हीं का नुकसान है। तो ये कैसा व्यू डेवलप हो रहा है, एथनोसेंट्रिक व्यू डेवलप हो रहा है। और खासकर मीडिया के पैनल्स में ऐसे लोगों को बुलाया जाता है, पैनलिस्ट में ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जिनके दोनों साइड्स का व्यू कैसे होते हैं, प्योर एथनोसेंट्रिक व्यू होता है, उसमें से कोई भी न्यूट्रलिटी का व्यू अपने साथ नहीं लाता है या न्यूट्रल होकर। देखिए महाभारत में एक बड़ी अच्छी बात कही गई थी कि जब किसी को दंड देना हो तो दंड देने का आधार क्या होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। दंड देने का आधार क्या होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, प्रतिशोध नहीं। यही नियम है कि दंड विधान कैसे कर चलना चाहिए। अगर किसी ने गलती की तो आप क्या कर दें, न्याय द्वारा न्यायोचित निर्णय लीजिए, प्रतिशोधात्मक निर्णय नहीं लीजिए। और ये जो समस्या यहाँ पे दिखाई पड़ती है, यहाँ पर जैसे लगता है कि सारे पैनलिस्ट आपस में एक दूसरे से प्रतिशोध लेने के लिए तुल गए। कैसा व्यू है, एथनोसेंट्रिक व्यू, जो कि गलत बात है। इससे सोसाइटी का नुकसान पहुंचेगा, इंटॉलरेंस डेवलप होगी। ठीक है, लिखो। ये सब इतने सेंसिटिव मुद्दे, इन मुद्दों पे बात करें तो हो सकता है आपका सिर विर कट के। क्या पढ़ने गए थे, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने गए थे, दूसरे दिन बिना सिर के क्यों आ रहे हो? कुछ भी हो सकता है। खैर, तो कहां पहुंचे हम लोग, फ्रेंच बॉयज सुपीरियर और डार्क कलर। हाँ, ह्यूमन राइट बॉय, फ्रेंच बॉयज यूज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ cultural relatives to encounter. French boys used this concept of cultural relativism to encounter this social evil, and in this context become successful
अच्छा, फ्रांस बोआस यूज्ड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म, पहले लिख लो तुम लोग, थोड़ा हमें टाइम लगेगा सेट करने में खुद को, टू एनकाउंटर this social evil and in to encounter this social evil and in this context became successful to a great and in this context become successful to a great extent. The value of CR, cultural relativism, opens new vistas. The values of cultural relativism opens new vistas and avenues of knowledge, beside helping us to be more tolerant, underline, helping us to be more tolerant to others, which has a great potential to promote world peace and prosperity. Thus, CR, cultural relativism. Thus, cultural relativism shows that every culture proposes a solution to the problems faced by the people in their surroundings. If a solution seems to be impractical to us, then we must not overlook the fact that within its cultural context, if a solution seems to be impractical to us, then we must not overlook the fact that within its cultural context it may be practical indeed. ठीक है, तो जो चीजें हमें इम्प्रैक्टिकल लगती, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था अफ्रीकन सोसाइटी में मल्टीपल मैरिज, ठीक है, और पॉलीगाइनस मैरिज है, कई सारी फीमेल्स है, और इंटरेस्टिंग बात है कि पुरानी फीमेल्स जो हैं, जो पुरानी महिलाएं, वही नई शादी करने के लिए पुरुष पर दबाव डाल रही हैं, जो कि हमारे कल्चर के हिसाब से एकदम एलियन, अजीबोगरीब चीज दिखाई पड़ती है। लेकिन उनके कल्चर में जब हमने उनको कल्चरल रिलेटिविस्टिक व्यू से उसको देखा तो हमको उतना ही वैलिड लगा जितना हमारे कल्चर में मोनोगैमस मैरिज हमें वैलिड लगती है। समझ में आ गया? और क्या इसमें से 2-3 पॉइंट्स निकल आए, क्या वर्ल्ड पीस और ऑर्डर के लिए कल्चरल रिलेटिविज्म सही चीज है? दिखाई पड़ रहा है कि कल्चरल रिलेटिविज्म से हार्मोनी आपस में बढ़ती है लोगों पे, और ह्यूमन राइट वायोलेशन किस वजह से बढ़ते हैं? एथनोसेंट्रिज्म की वजह से कि कल्चरल रिलेटिविज्म की वजह से? कल्चरल रिलेटिविज्म की। तो इस वजह से ये कॉन्सेप्ट जो है एंथ्रोपोलॉजी का कॉर्नर स्टोन है, क्योंकि जब आप कभी ट्राइबल सोसाइटी का अध्ययन करने जाते हैं
तो ट्राइबल आपको सबसे अजीबोगरीब दिखाई पड़ेंगे, सबसे सिंपल तरह की सोसाइटीज होती हैं और उनके हर तरह के नॉर्म्स, बिहेवियर, इक्विपमेंट्स आपको अपने से एकदम अलग दिखाई पड़ेंगे। ऐसी स्थिति में अगर आपका व्यू कल्चरल रिलेटिविस्टिक नहीं हुआ तो आप कभी भी उसके ट्राइबल सोसाइटी के पीछे का जो लॉजिक और रीजन है उनके किए गए कार्यों या कल्चर के पीछे, वो कभी भी ठीक से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहां तक रहा ये कल्चरल रिलेटिविज्म वर्सेस एथनो सेंट्रिज्म। और इसी के साथ ये सेक्शन मैं यहां पर समाप्त घोषित करता हूं। आज आपका जो अगर आप देखो तो सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का जो पहला सेक्शन था 2.1, द नेचर ऑफ कल्चर, द कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन, एथनोसेंट्रिज्म वर्सा कल्चर रिलेटिविज्म, वो यहां पर आकर समाप्त हो गया है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, छोटा छोटा पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी और लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी की केवल इंट्रोडक्शन देंगे आपको। ठीक है, उसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। डिटेल में तब कब पढ़ेंगे जब आर्कियोलॉजी मैंने आपको सीक्वेंस बताया था, कहां से शुरू करेंगे, सेल से शुरू करते हुए फिर वापस आएंगे सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी थ्योरी और उन सब चीजों पर। ठीक है, ताकि हम एक लॉजिकल वे में इस पेपर को आसानी से खत्म करें, नहीं तो बड़ा हौच पौच हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा। ठीक है, तो 10 मिनट बाकी है, या तो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी शुरू कर दें, 2 लाइनें लिख लो, हेडिंग डालो, सेंट्रल हेडिंग डालो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। आज थोड़ा सा टाइम लग गया ये सेटअप करने में, लाइव जा रही थी क्लास। और जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो कल से बेसिकली कल से मतलब मंडे से, जो मंडे को क्लास चलेगी, तो यू कैन directly ask the question on the app basically. Okay, so I'll check the app in between, and if you ask any question I'll try to give that particular answer live. Okay, so basically archaeological anthropology, write down archaeological anthropology. The word archaeology is made up of 2 words. One is known as archaeos और दूसरा वर्ड क्या होगा, दैट इज नोन एज लॉजी। आर्काइस का मतलब होता है एंशंट, पुराना, और लॉजी का मतलब हो गया, लॉगस का मतलब क्या हो गया, सभी को बायोलॉजी, सब लोग ने जानते हैं बायोलॉजी, टू स्टडी। दस आर्कियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एंशिएंट टाइम्स। ठीक है, तो लिखिए द वर्ड आर्कियोलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड, द वर्ड archaeology derived from 2 Greek words, 2 Greek words. Archaios means ancient and logos means study. So archaeology is the study of, so archaeology is the study of human activity in the past. Archaeology is the study of human activity in the past. Human activity in the past. जो लिखा है स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी इन द पास्ट, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ऐसे लिख लिया करो, जब नोट्स लिख रहे हैं ना अभी, तो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी ये शब्द 1000 बार आएगा, तो इसको ऐसे लिख लीजिए करिए, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो ऐसे शॉर्ट में करके लिख लेना, तो बट आपका छूटेगा नहीं। आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी attempts to reconstruct the past, attempts to reconstruct the past to be more specific, to be more specific, archaeological anthropology studies the origin, growth
To be more specific, archaeological anthropology studies the origin, growth, and development of past culture, तो दो चीजों से हम अपने पास्ट के बारे में, इंसान के पास्ट के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, अगर हमें पुराने जमाने के बारे में, इंसान के पास्ट के बारे में बात करनी है, तो हम दो तरीकों से पास्ट को ज्ञात कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है? विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री, और दूसरा तरीका विद द हेल्प ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। हिस्ट्री के साथ एक समस्या है, हिस्ट्री पूरी तरह से डिपेंडेंट किस पर है? रिटन रिकॉर्ड्स। ये इसकी ऐसा नहीं कि केवल रिटन रिकॉर्ड्स पर हिस्ट्री डिपेंडेंट है, सिक्के हैं और अलग अलग तरह के इमारतें वगैरह हैं, उन सब का भी अध्ययन करते हैं, लेकिन मेनली हिस्ट्री का जो हिस्ट्री को हम फॉर्म करते हैं वो किस पे डिपेंडेंसी हमारी रहती है? रिटन रिकॉर्ड्स के जरिए जो है उनको हम ज्यादा तवज्जो देते हैं। ठीक है, उसके ऊपर ज्यादा वेटेज रहता है रिटन रिकॉर्ड से। उसके आधार पर हम कंक्रीटली कह सकते हैं कि उस वक्त में गुप्त इरा में राज्य व्यवस्था इस प्रकार से चलती है। जबकि और रिटन रिकॉर्ड जो राइटिंग है, जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट के साथ समस्या है, केवल कितने साल पहले डेवलप हुई है? 5000 साल पहले केवल डेवलप हुई है। इसका मतलब हिस्ट्री के द्वारा अगर हम इंसान के पास्ट के बारे में बात करना चाहें तो हम 5000 साल तक ही जा सकते हैं। उसके पीछे जाने के लिए फिर हम कहां पहुंचना पड़ेगा? आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में पूछा। ये इसको स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं होती, ये बेसिकली इंसान के द्वारा बनाए हुए आर्टिफैक्ट्स, इकोफैक्ट्स और अन्य तरह के जो टूल्स और इंप्रूवमेंट्स जो कि आर्टिफैक्ट्स का ही हिस्सा होते हैं, इन सब तरीके की चीजों की सहायता से इंसान के पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है। सिविलाइजेशन, उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसी थी, उनको रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है और इसमें काफी हद तक सफल होता है। इसको करने के लिए इसमें कई सारे, जब हम लोग ने उस दिन कल बात की थी, कल की क्लास में, कि जब आर्कियोलॉजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है डेटिंग मेथड, इनडायरेक्ट डेटिंग मेथड, तो इस तरह की कई सारी टेक्नोलॉजी होती है, तकनीकें होती है जिसकी सहायता से आर्कियोलॉजिकल उसका पता लगाती है। जबकि हिस्ट्री में नॉर्मली हम सिक्कों की सहायता से, पुराणों की सहायता से, ग्रंथों की सहायता से, पुरानी इमारतों की सहायता से हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये ज्यादा डेवलप किस किस्म का साइंस है। इसमें पॉलन ग्रेन वगैरह इन तरह की, जैसे कि कोई कब्र है, कब्र में किसी की डेड बॉडी मिली और उस डेड बॉडी तो अब नहीं मिलेगी, उस जमाने में नियोलिथिक इरा में उसको दफनाया गया, तो डेड बॉडी तो नहीं, उसका कंकाल मिला, लेकिन उस कंकाल के साथ एक चीज प्राप्त हो रही है, पॉलन ग्रेन। ठीक है, क्या मिला? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन फूल से निकलता है और काफी मात्रा में मिला। तो ये इस चीज से हमें क्या समझ में आता है कि लोग, नंबर एक, लोगों को दफनाया जाता था, नंबर एक, उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट सामान भी रखा गया है। इसका मतलब जन्म के बाद भी जीवन है, इसके आधार पर लोगों के मन में कोई ना कोई बिलीफ या विश्वास होगा। तो यानी कि वहां पे धर्म की भी स्मेल आ रही है कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी होती होंगी। साथ में उसके साथ पॉलन ग्रेन मिले, मतलब जब वो उस व्यक्ति को दफनाया गया तो उसके साथ काफी सारे फूलों पे रखा गया था, ये इसको प्रिय वस्तु की तरह उन्होंने दफनाया था। तो ये सारी चीजें हम कैसे, एक हड्डियों का कंकाल मिलता है और हड्डियों के कंकाल से उस एरिया का पूरा आर्कियोलॉजी को हम रिकंस्ट्रक्ट कर दिया, उस वक्त का कल्चर को रिकंस्ट्रक्ट कर दिया, किसकी सहायता से? विद द हेल्प ऑफ आर्कियोलॉजिकल। इसके लिए किसी भी तरह के रिटन रिकॉर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ती। तो 5000 साल से अगर पहले और के जमाने में जाना तो आपको कहां शिफ्ट होना पड़ेगा? आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। दूसरी खास बात है हिस्ट्री, मेनली अगर हम बात करते हैं, हिस्ट्री के साथ एक समस्या है। हिस्ट्री जो बेसिकली जो है वेल डेवलप्ड सोसाइटीज के बारे में बात करती है। ट्राइबल सोसाइटीज वगैरह के एंशिएंट और पास्ट के बारे में इनको कोई खास रुचि दिखाई नहीं। जैसे कि कौन सी है? बैगा ट्राइब है, बैगा ट्राइब का हिस्ट्री कहीं भी लिखी हुई मिलेगी नहीं। आपको एम्पायर्स वगैरह राज्यों की हिस्ट्री मिल जाएगी, लेकिन ट्राइबल सोसाइटी और सिंपल सोसाइटीज की हिस्ट्री नहीं मिलेगी। जबकि आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो किसी भी प्रकार की सोसाइटी, चाहे वो सिंपल रही हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स रही हो, दोनों तरह की सोसाइटी का अध्ययन करने में ये विज्ञान की ये ब्रांच सक्षम है। तो ये इसका स्कोप जो है हिस्ट्री से केवल 5000 साल तक जाती, जबकि इसके अंदर ये रही हिस्ट्री। ये क्या चीज है? दैट इज हिस्ट्री। और ये रही आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री उसके अंदर इंक्लूडेड आ जाएगी। ठीक है, तो दोनों तरह का पास्ट जो इंसान का पास्ट वो है हमारा जो है आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की सहायता से आप रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टूल, आर्टिफैक्ट्स, इकोफैक्ट्स एटसेट्रा। कोई सवाल?
लिख लो। द हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी बोथ द हिस्ट्री and archaeological anthropology both reconstruct the past of man, but the history and archaeological anthropology both reconstruct the past of man, but history is based on written records. But history is based on written records of the past life. The written documents cover only the last 5,000 years. The last 5,000 years. इंसान होमोसेपियंस कब पैदा हुआ था, कितने साल पहले, कोई गेस करेगा? 1,25,000 साल पहले बिल्कुल हमारे जैसा इंसान, हमारी जैसी सोच समझ वाला पैदा हो गया था, होमोसेपियंस। ध्यान दी, मैंने शब्द यूज कर रहा हूं होमोसेपियंस जानबूझ के। ये निएंडरथल मानव नहीं है, पूर्ण विकसित हमारे जैसा मानव है। अगर आज की तारीख में अभी हॉस्पिटल में चलते हैं, कोई बच्चा वहां से ले लेते हैं और एक टाइम मशीन में बैठते हैं, उस बच्चे को लेकर और ले जाके उस सोसाइटी में छोड़ देते हैं, उस वाले 1,25,000 साल पुराने वाले होमोसेपियंस को दे आते हैं और उनका एक बच्चा लेकर उसी टाइम मशीन में बदल लेते हैं चोरी से। उनका बच्चा हम ले लेते हैं, हमारा बच्चा वो ले ले, और उस टाइम मशीन में बैठकर वापस आ जाते हैं इस लखनऊ वाली सोसाइटी में और इनके बगल में रख देते हैं। इसको माँ को पता नहीं चलता इसका बच्चा बदल गया। पुरानी पिक्चरों में होता था। अब 10 साल 20 साल बीत जाते हैं। 20 साल बाद जो ये बच्चा कितने साल पहले से आया था, पीछे से आया है, 1,25,000 साल पीछे से आया था। इसका पिता क्या काम करता है? हंटर और गैदरर है। कैसी सोसाइटी है इसकी? सैवेज। कैसी सोसाइटी है? सैवेजरी है। ठीक है, बाकी जितने सारे फीचर्स मैंने बता रखे, बार बार उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। हमारी सोसाइटी कैसी है? सिविलाइज सोसाइटी है। अब ये बच्चा 20 साल बाद जरा दोनों बच्चों को फिर से टाइम मशीन से लाके एक ही जगह पे रखे, तो जो बच्चा वहां था हंटर एंड गैदरर्स के बाद, उनके अंदर सारे के सारे फीचर्स कैसे हैं? सैवेजरी के हैं। ठीक है, उसके अंदर कैसे फीचर हैं? सारे के सारे सैवेजरी के हैं। उसको लिखना पढ़ना नहीं आता, भाषा ठीक से विकसित नहीं, अभी होमोसेपियंस ने बोलना नहीं सीखा है, पैदा हो गया है लेकिन उसको बोलना नहीं आता, बोलना बहुत बाद में सीखेगा। और ये वाला बच्चा ये जाता है कॉन्वेंट स्कूल में, इसको बोलना भी आता है, दिमाग में सेंटर्स डेवलप हैं, लेकिन भाषा में बोलने को हमें क्या करना पड़ा था? सीखा, काफी बाद में सीखा। और हर चीज हम, ये बच्चा कैसे बोलने लगा? बाय इमिटेशन एंड बाय लर्निंग। नई चीजें हम कैसे सीखते हैं? बाय इमिटेशन एंड बाय लर्निंग। यानी कि दोनों बच्चों में कोई अंतर नहीं है। चाहे आप नियोलिथिक इरा का कोई भी आदमी आज की जनरेशन में लाकर, लेकिन बच्चा लाइएगा, ठीक है, छोटा बच्चा, उसको इनकल्चर करना क्या होता है? आसान होगा। और बड़ा लेंगे, जैसे कि आर्मी है, आर्मी 16 साल 18 साल के लड़कों को ले लेती है, 20-22 साल के लड़कों को नहीं लेती, जबकि वो भी क्या है? ताकतवर है। ऐसा नहीं कि उनकी ताकत नहीं, लेकिन 16 साल के 18 साल के लड़कों को इनकल्चर्ड करना, आर्मी के कल्चर में इनकल्चर करना आसान होता है। और जैसे जैसे हमारे जैसे व्यक्ति को अगर वहां पे लेके चले जाओ आर्मी में और कहोगे ये काम करना है, तो हम पहले पूछेंगे इसके पीछे लॉजिक और रीजन बताओ, और आर्मी को ये काम पसंद नहीं। तो हम लोग 16 साल की उम्र से, आई थिंक 16-17 साल पे एनडीए देते हैं, उसके बाद उसमें अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं। 14 to 19 है, कितनी कम एज है। तो तब जब तक तुम्हारी आंखें खुलने पाए उससे पहले वो आर्मी में ले लेते हैं। और आर्मी के व्यक्ति का, कि आर्मी पर्सन का अगर आप व्यू देखेंगे दुनिया के बारे में, समाज के बारे में, तो उसका व्यू कैसा होगा? एकदम आपको आर्मी वालों का स्वभाव थोड़ा सा अलग नहीं लगता है? उनके लॉजिक और रीजन हम लोगों से थोड़ा अलग नहीं लगता? और उनको हमारे लॉजिक और रीजन और वे ऑफ लिविंग अलग नहीं लगता? उनका इनकल्चरेशन अलग है और हमारा इनकल्चरेशन सही में समझ में आ रहा है सब लोगों को? पकड़ में आने लगी चीजें? ठीक है, मैंने क्या कहा तुमसे कि जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा वैसे वैसे समझदारी बढ़ती चली जाएगी, चीजें आपस में क्या होंगी? लिंक होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो क्या लिखा लास्ट लाइन? एक मिनट बता दो। द रिटन रिकॉर्ड पास्ट लाइफ है ना, द रिटन डॉक्यूमेंट्स बट हिस्ट्री इज बेस्ड ऑन द रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट लाइफ। यहां तक लिख लिया?
आगे लिखिए, द रिटन डॉक्यूमेंट्स, बस एक लास्ट लाइन लिख लो, द रिटन डॉक्यूमेंट्स कवर ओनली, द रिटन डॉक्यूमेंट्स कवर ओनली लास्ट 5,000 years, last 5,000 years, because the invention, because the invention of alphabet took place, because the invention of alphabet took place only around 5,000 years ago, only around 5,000 years ago, यानी 3000 BC में अल्फाबेट्स का इन्वेंशन होना शुरू होगा, और इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है 2500 BC। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एकदम सटीक से, और इंडस में स्क्रिप्ट हमें दिखाई पड़ जाती है, और इसी तरह स्क्रिप्ट हमें कहां दिखाई पड़ती है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन में, और ऐसे ही स्क्रिप्ट कहां दिखाई पड़ती है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में। बिना स्क्रिप्ट के कोई भी सिविलाइजेशन, मैंने आपको बताया, इसे मेन फीचर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिविलाइजेशन। जिस दिन आप स्क्रिप्ट बना देते हैं उस दिन आपके पास रिटन रिकॉर्ड्स आना शुरू है, आप थॉट्स को, भावनाओं को रिटन रिकॉर्ड्स में रख लेते हैं, और इसी वजह से जो है वो वक्त होता है बार्बरिज्म से तुरंत आप किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिविलाइजेशन। समझ में आ गया सब लोगों को, क्लास समझ में आई? तो आज के लिए इतना, फिर मुलाकात होगी अब मंडे को, ठीक है, और फिर आगे फर्दर हम लोग इसको डिटेल करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।